नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज से हम करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हम किसकी करने वाले हैं? सीडीपी के। ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को देखने वाले कि किस टाइप से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, जब तक सीटेट के पेपर में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देख पाते हैं तब तक आपको क्या है, पेपर सही से करना समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम समय को न गवाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है धैर्य और दृढ़ता, बी कह रहा है कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और चौथा ऑप्शन दे रखा कि पढ़ाने की उत्सुकता। तो जल्दी से अपने आंसर को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वह धैर्य और दृढ़ता की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का क्या है समाधान कर सकें। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि सीटेट में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है कि आपको बच्चों को सही मानकर ही चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदले, यानी कि सेक्शन। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर विचार करनी चाहिए। ऑप्शन सी करा, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी करा कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखेंगे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि शिक्षक अगर इस तरीके से अगर बच्चों को इधर बैठने की अनुमति दे रहा है तो उसके पीछे पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी कह रहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी कह रहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी कह रहा कि संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आप इस आंसर को पता कर लिए होंगे कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा क्या तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो यह मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का जो प्रसार है वह 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला होता है संरक्षण, दूसरा होता है संख्याबोध, तीसरा होता है क्रमानुसार, चौथा होता है वर्गीकरण और पांचवा पारस्परिक संबंध की क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या कह रहा है कि मन का मानचित्रण संबंधित है, यानी कि मन का जो मानचित्रण संबंधित है वो किससे है। ऑप्शन ए कह रहा है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी कह रहा कि मन का चित्र बनाने से, सी कह रहा कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और डी कह रहा कि बोध यानी समझ बढ़ाने की
तकनीकी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, यानी कि मन का मानचित्रण का अर्थ होता है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, अतः अर्थानुसार अगर देखेंगे तो किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी जो समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, आपको बताना कि ये प्राथमिक स्तर पे है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन ए कह रहा कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी कह रहा कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, सी कह रहा कि कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और डी कह रहा कि क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फटाफट अपने आंसर को बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना अगर है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेंगे इसको कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में क्या सृजनात्मकता का पोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से एवं ऊपर के लिए है, बी कह रहा कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है, सी कह रहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के लिए है, और डी कह रहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कहा गया इसमें। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष के ऊपर के लिए होता है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है, और यह जो है 11 वर्ष के बाद होती है। ये मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, यानी अर्थात इस अवस्था का जो बालक होता है वह अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में भी क्या है विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में भी सोच सकता है। अब बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहा क्या रहा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी सीखना समृद्ध हो सकता है यदि आपको बताना है, क्या बताना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सीधे आंसर देखते हैं कि यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि भाई सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए, यानी कि जो वास्तव में जो हो रहा है उसको क्या क्लास से जोड़ा जाए। ठीक है, तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी की क्या होती है समझ में सरलता होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही जगह, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, यानी कि जहाँ पर बच्चा सीखता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है
बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए है कि के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी कह रहा है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना, ठीक है, जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी कह रहा कि के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और डी कह रहा कि को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। तो 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके क्या है उसके साथ कक्षा में श्रव्य मतलब जो सुनाई देता हो सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसे न लगे कि उसके साथ कोई विशेष भेदभाव हो रहा है या उसे अलग किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 11 है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। विद्यालय एवं जो कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं संज्ञानात्मक यानी अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को क्या संज्ञानात्मक कहते हैं को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित भी कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो शिक्षार्थी को क्या है ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या कर रहा है, रिक्त स्थान है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है। आंसर देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रशक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं, यानी कि इसमें से आपको बताना कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो देखते हैं कि वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है। यानी वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते हैं, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना क्या बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता, क्योंकि आपको हम बार बार कहते हैं कि प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, किसी चीज़ को रटना नहीं है, बस उसको समझना है और अपनी दुनिया से जोड़ के उसको देखना है। ठीक है। क्वेश्चन 15 यहाँ पर बच्चों है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका जो श्रेय है किसको दिया जाता है आपको बताना है। तो ये दिया जाता है जिन पियाजे को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है। कृतिका का अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, यानी कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि क्या दिखाता है आपको, ऑप्शन सी सही है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यानी कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे घर में जो बोलते हैं तो उनको बातों को कोई मानता नहीं है। ठीक है। या समझता नहीं है, इसलिए बच्चे ज़्यादा फिर नहीं बाद में फिर बोलना बंद कर देते हैं और उनकी बातों को जो है विद्यालय में यानी स्कूल में समझा जाता है, सुना जाता है, तो इसलिए बच्चे विद्यालय में बोलते हैं। ठीक है। आप भी ऐसे करते होंगे कि जब कोई आपकी बात ना माने वहाँ पर आप बोलते नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है कृतिका अक्सर क्या है घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में
उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती हो और अपेक्षाकृत विद्यालय के इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर में कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है। यह क्या है, आंसर हो जाएगा 17 का सी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का 18 कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या काम करती है। ऑप्शन सी सही है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है यहाँ पर कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली रिक्त स्थान की पूर्ति की ओर संकेत करती है। तो ये आपकी क्या है, ऑप्शन ए सही है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर क्या संकेत करती है। ठीक है। यहाँ देखेंगे शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर क्या है संकेत करती है। ठीक है। क्वेश्चन 20 यहाँ का रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। क्या है, ऑप्शन बी सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है। ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से क्या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है। आपने देखा है कि प्ले स्कूल में बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। 21 क्वेश्चन का रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है सीखने का सादृश्य नियम। ठीक है। हाँ, यहाँ देखेंगे सीखने का सादृश्य नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की है। क्वेश्चन 22 का रहा है रिक्त स्थान यानी कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपको बताना कि इसमें से नहीं पूछा गया। ठीक है। यानी दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनशीलता, यानी कि ये जो तीनों है ये प्रतिभाशाली क्या है, बालक की विशेषता है। किसकी है, ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। लेकिन आपको नहीं पूछा है तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। दिया है कि प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, यानी उनके साथ मिलकर रहता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, न कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि जो विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी उनको क्या अलग से शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उनको क्या सामान्य बच्चों के साथ मिलाकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य या विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन 24 का रहा है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को क्या है प्रयोग करना। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए इससे क्वेश्चन एक जरूर आता है। ठीक है। यानी आपको पढ़ लेना डिसलेक्सिया क्या होता है, कैलकुलिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसपेक्सिया क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको विकार को पढ़ लेना। ठीक है। किससे संबंधित है आपको बताना है।
तो ये ऑप्शन क्या है, बी से सही है, यानी कि पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आंसर में कि डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा क्या है, अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। क्वेश्चन 26 का रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को यानी कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को क्या है, अग्रणमुखी की भूमिका निभानी चाहिए। यानी यहाँ कह सकते हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रणमुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है, 27 क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह क्या है, निरंतरता से संबंधित है। क्वेश्चन 28 है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो ये बढ़ावा दिया था, किसने दिया था, गेस्टाल्टवादी। ठीक, तो ये आपके क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी के। सीखने के अंतर्दृष्टि को क्या है, जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, 29 क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान आप की गई है। ठीक है, तो ये की गई है जीन पियाजे के द्वारा। तो देखते हैं, तो जीन पियाजे ने क्या है कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई है। एक संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए, दूसरा है पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष है, तीसरा है मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष, चौथा है औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के साइकोलॉजी के जो है क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है, जो 30 में से 30 थे। तो इसी तरह से हम डेली कोई ना कोई आपको क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस टाइप से आप हर सब्जेक्ट की अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, जिससे आपकी क्या है, आप कहीं बार पढ़ते भी रहिएगा बुक से, और यहाँ पर क्या है प्रैक्टिस भी करते रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे पता चले आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।